दोस्तों, यदि आप जीवन बीमा के नए अभिकर्ता हैं या फिर आप जीवन बीमा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक जीवन बीमा अभिकर्ता को अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए क्या क्या कार्य करने होते हैं। क्योंकि जब आपको अपने कार्य सही तरीके से पता होते हैं तो आप अपना कार्य सही ढंग से करते हैं, जिसके कारण आपका व्यवसाय बढ़ता है, आपका कमीशन बढ़ता है और आप अपने कंपनी में अच्छे पद पर जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं LIC की बात करूं, तो यदि आप LIC में अच्छा व्यवसाय करेंगे तो आप क्लब मेंबर हासिल करेंगे, और जब अच्छे क्लब के सदस्य होते हैं तो आपको LIC से विभिन्न तरह के लाभ मिलते हैं। चलिए हम आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए हम इस महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करते हैं। जीवन बीमा अभिकर्ता का कार्य क्या होता है, इसको जानने से पहले हमको यह जानना होगा कि जीवन बीमा क्या होता है। आइए इसको संक्षेप में जान लेते हैं। आज भारतीय समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। खासतौर से अगर परिवार की दशा को देखी जाए या परिवार की बनावट को देखी जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। लेकिन फिर भी परिवार में कोई एक ही सदस्य कमाता है, लेकिन उसकी कमाई के ऊपर परिवार के दूसरे सदस्य बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। परिवार के दूसरे सदस्यों की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, जो भी सारी ज़रूरतें हैं, कमाने वाले उस एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है। अब यदि कमाई करने वाले उस एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस परिवार की आर्थिक दशा क्या होगी। निश्चित रूप से परिवार के कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद वह परिवार आर्थिक रूप से लाचार होता चला जाएगा और समय के साथ कमजोर होता चला जाएगा। बच्चों की पढ़ाई, बच्चियों की शादी विवाह और भी जो दूसरे जरूरी काम होते हैं, या तो वह काम उस परिवार के लिए रुक जाते हैं या फिर परिवार को इन कार्यों को करने के लिए समझौता करना पड़ता है। अब जीवन बीमा वह साधन है जिसके जरिए एक व्यक्ति अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को सुरक्षा प्रदान करता है। आइए इसको एक उदाहरण से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए परिवार का कोई एक मुखिया है जो कमाई करता है और उसकी कमाई पर ही परिवार के दूसरे लोगों की आर्थिक जरूरतें पूरी होती हैं। अब परिवार का वह जो मुखिया है अपने जीवन पर, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि उसने 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का बीमा उसने खरीद लिया है। अब यदि उस परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो जिस बीमा कंपनी से उस व्यक्ति ने अपने जीवन पर बीमा लिया होगा, वह बीमा कंपनी अगर 10 लाख का बीमा लिया है तो 10 लाख का भुगतान करेगी, और यदि 5 लाख रुपए का बीमा लिया है तो 5 लाख रुपए का भुगतान कर देगी। अब परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, यह जो 5 लाख या 10 लाख रुपए का भुगतान बीमा कंपनी से प्राप्त हो रहा है, इस पैसे से अपने लिए रोजगार का कोई साधन पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण परिवार की रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतें पूरा होने लगती हैं। बच्चों की शादी विवाह, उनकी पढ़ाई लिखाई में एक सपोर्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से जीवन बीमा योजनाओं की मदद से बच्चियों की शादी के लिए, बुढ़ापे के पेंशन के लिए और दूसरी खास जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन बीमा किया जाता है। हालांकि इस संदर्भ में हमारे चैनल पर बहुत सारी जानकारी विस्तार से पड़ी हुई है, तो यदि आप जीवन बीमा के नए अभिकर्ता हैं या नई बीमा एजेंसी लेने जा रहे हैं तो आप हमारे चैनल की पुरानी वीडियोस को देखकर इसके विषय में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है और वह प्रश्न यह है कि जीवन बीमा व्यवसाय क्या है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। जब एक व्यक्ति किसी भी जीवन बीमा कंपनी से जुड़कर वह अपनी कंपनी की योजनाओं को बेचता है और बीमा कंपनी की जो भी दूसरी सेवाएं हैं उनका लाभ अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाता है, तो इस प्रकार के कार्य को या इस प्रकार के व्यवसाय को जीवन बीमा का व्यवसाय कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जीवन बीमा का अभिकर्ता किसे कहते हैं। तो जीवन बीमा पॉलिसी बेचने वाले व्यक्ति को जीवन बीमा अभिकर्ता कहा जाता है। लेकिन इससे आप यह न समझिएगा कि एक जीवन बीमा अभिकर्ता का काम सिर्फ इतना है कि वह बीमा की पॉलिसी बेचता है। इसके अलावा भी जीवन बीमा अभिकर्ता के कई कार्य होते हैं। पॉलिसी की बिक्री से लेकर पॉलिसी के अंतिम भुगतान तक, यानी जब तक वो पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती या पॉलिसी का आखिरी भुगतान नहीं हो जाता है, तो उसके बीच में जीवन बीमा अभिकर्ता को कई तरह के कार्य करने होते हैं। मुझे पता है आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, तो फिर जीवन बीमा अभिकर्ता के कार्य होते कौन कौन से हैं।
आइए अब इसको समझ लेते हैं। तो यदि जीवन बीमा अभिकर्ता के कार्य को मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो जीवन बीमा अभिकर्ता के कार्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले जीवन बीमा अभिकर्ता को अपना नया व्यवसाय करना होता है, दूसरा होता है पॉलिसी सर्विसिंग का कार्य करना होता है, और तीसरा होता है दस्तावेजों का आदान प्रदान करना। आइए इसको बारी बारी से समझते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि जीवन बीमा अभिकर्ता को नव व्यवसाय के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, जीवन बीमा के व्यवसाय में सबसे प्रथम कार्य और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है एक अभिकर्ता के लिए, वह उसका नया व्यवसाय होता है। और एक जीवन बीमा अभिकर्ता अपना नया व्यवसाय जितना बेहतर करता चला जाएगा, उस अभिकर्ता की सफलता की संभावनाएं, उसकी कमाई की संभावनाएं, यह सारी कुछ उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन इस नए व्यवसाय को करने के लिए कई चरण होते हैं और इन सभी चरणों को हर एक अभिकर्ता को फॉलो करना पड़ता है। तो वह चरण क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले समाज के सही लोगों का चयन करना। देखिए, कोई भी जीवन बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी बेचते समय वह ग्राहक को नहीं जानती है। बीमा कंपनी आपके ग्राहक को जो आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं उसके थ्रू ही जानती है। और जीवन बीमा अभिकर्ता को जो उसका कमीशन दिया जाता है वह इसी बात का कमीशन दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र के बीमा योग्य लोगों को बीमा पॉलिसी बेचेंगे। आइए इसको संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, बीमा पॉलिसी का मूल उद्देश्य यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सपोज दैट उसने 5 लाख रुपए का बीमा कराया है, और मान लीजिए कि उस 5 लाख रुपए के बीमे के लिए उसने 5,000 रुपए की प्रीमियम जमा की है। अब 5,000 रुपए की प्रीमियम जमा करने के बाद यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो बीमा कंपनी को 5 लाख रुपए, और अगर एक्सीडेंटल केस हुआ तो 10 लाख रुपए तक का भुगतान करना पड़ सकता है। तो जीवन बीमा अभिकर्ता का यह कार्य होता है कि वह योग्य लोगों का बीमा करे, ऐसा नहीं कि वह ऐसे व्यक्ति का बीमा कर दे जिसकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। तो सबसे पहले आपका कार्य यह होता है कि आप सही व्यक्ति का बीमा पॉलिसी बेचने के लिए चयन करें। अब जब आप सही लोगों का चयन कर लेते हैं तो फिर आपका दूसरा कार्य होता है कि लोगों की जरूरतों को समझें और उनके बीमा हितों का आकलन करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको यह समझना होगा कि जिस व्यक्ति को आपने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए चयन किया हुआ है उसकी वास्तविक जरूरतें क्या क्या हैं। क्या उसके घर में छोटे बच्चे हैं, या फिर उसके घर में छोटी बच्ची है, या फिर वह कोई मकान बनवाने की प्लानिंग कर रहा है, या उसके ऊपर लोन है। तो आपको अपने ग्राहक के लिए थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, क्योंकि जब आप ग्राहक की जरूरतों को समझते हैं तब आप उसकी जरूरत के अनुरूप आप जो आपकी जीवन बीमा कंपनी की योजनाएं हैं वह उसको बताएंगे। अब उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं जिसके घर में छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पर आपको ग्राहक की 2 जरूरतों का अनुमान लग जाएगा। पहली जरूरत यह कि वह अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लानिंग करे, दूसरी जरूरत यह कि वह उनके शादी विवाह के लिए प्लानिंग करे, तीसरी जरूरत यह हो सकती है कि वह व्यक्ति जो है वह अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करे, चौथी जरूरत यह हो सकती है कि वह अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए प्लानिंग करे। आर्थिक सुरक्षा से मतलब यह कि अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को बीमा कंपनी की ओर से आर्थिक मदद मिल जाए। तो आपको यह आकलन करना होता है कि आप जिस व्यक्ति का चयन कर रहे हैं वास्तव में उसकी जरूरतें क्या हैं। अब देखिए, आपने यह दूसरा चरण भी पूरा कर लिया, तो इसके बाद फिर तीसरा चरण आता है। तीसरा चरण यह होता है कि आप लोगों को जीवन बीमा के महत्व को समझाएं। इसका क्या मतलब है? देखिए, वास्तव में अब ये मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। जब लोगों को अपनी कोई भौतिक जरूरत पूरा करनी होती है तो उसको बड़े आसानी से वो पूरा कर लेते हैं, उसके लिए पैसे खर्च कर देते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी को टीवी खरीदना हो, मोबाइल लेना हो, फ्रिज लेना हो, एसी लेना हो, वो बहुत ही आसानी से पैसे खर्च कर लेते हैं। लेकिन जब बात सेविंग की आती है, बचत की आती है, या बीमा पॉलिसी की आती है जिसमें कि एक लॉन्ग टर्म के लिए व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो वहां पर लोगों को डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। वह जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, एक लंबे समय तक वह अपना पैसा किसी एक जगह पर जमा करना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका काम यह होता है कि आप उनको बीमा की जरूरतों का एहसास दिलाएं।
बीमा की पॉलिसी उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको आप समझाएं। उनकी ज़रूरत क्या है, उनके नीड को क्रिएट करें। तो जीवन बीमा अभिकर्ता का यह भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब अगर तीसरा चरण आप पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद चौथा चरण आता है कि आपने जो नीड क्रिएट की हुई है या आपको जो ग्राहक की ज़रूरत समझ में आई है, उसके अनुरूप आप अपने बीमा कंपनी की पॉलिसी को यानी अपने बीमा कंपनी की योजनाओं को अपने ग्राहक को बताएं, उसके लाभों को आप बताएं। अगर बीमा पॉलिसी समझने के बाद आपका ग्राहक किसी तरह का आपत्ति उठाता है, किसी तरह का ऑब्जेक्शन करता है कि मैं इस कारण से बीमा पॉलिसी नहीं लूंगा, अक्सर यह होता है कि लोग कहते हैं कि मैं अपने पिताजी से पूछकर बीमा लूंगा, मैं अपने माताजी से पूछकर बीमा लूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं बीमा नहीं करा सकता। तो इस तरह के अलग अलग ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो इन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाएगा, इसके लिए आपको काम करना होगा। अब जब आप इन सारे चरणों को पूरा कर लेते हैं और आपका ग्राहक बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तब आपको उसकी जो बीमा पॉलिसी है उसके लिए प्रपोजल फॉर्म भरना होता है। और जब आप प्रपोजल फॉर्म भर देते हैं, फिर ग्राहक से उसकी पॉलिसी की जो प्रीमियम होती है वह प्रीमियम लेना होता है। अब जब आपने इतना सब काम कर लिया तो प्रपोजल फॉर्म और जो उसकी प्रीमियम है वो अपनी शाखा कार्यालय में ले जाकर आप पॉलिसी को पंजीकृत कराते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और अगर ज़रूरी होता है तो पॉलिसी की जो मेडिकल कार्यवाही होती है उसको आपको कंप्लीट कराना होता है। और यह सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद उसकी प्रीमियम जमा करके पॉलिसी नंबर जारी करा देना होता है। तो जीवन बीमा अभिकर्ता का जो 9 व्यवसाय का कार्य होता है, इस 9 व्यवसाय के कार्य में इतने चरण पूरे करने पड़ते हैं। अब बारी आती है पॉलिसी सर्विसिंग की। तो जब आप एक बीमा पॉलिसी सेल कर देते हैं तो बीमा पॉलिसी को सेल करने के बाद और जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती है तब तक आपको अपने ग्राहकों को अलग अलग तरह की सेवाएं देनी होती है। यह जो अलग अलग तरह की सेवाएं होती हैं यह सभी पॉलिसी सर्विसिंग के कार्य में आती हैं। अब यहाँ पर एक शब्द यूज किया जा रहा है और वह है अंतिम भुगतान। इसका मतलब क्या है? देखिए, अंतिम भुगतान का मतलब यह हो सकता है कि पॉलिसी मैच्योर हो गई, तो जब पॉलिसी मैच्योर हो गई और आपने ग्राहक को पॉलिसी की मैच्योरिटी का भुगतान दिला दिया तो उसके बाद LIC से पॉलिसी धारक के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो यह उस पॉलिसी के लिए अंतिम भुगतान हो गया। दूसरा चीज यह हो सकता है कि पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले ग्राहक की मृत्यु हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आपने पॉलिसी से मृत्यु दावे का भुगतान दिला दिया, तब भी LIC का उस पॉलिसी धारक से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जिस पॉलिसी में डेथ क्लेम का पेमेंट हुआ वह पॉलिसी के लिए मतलब वह उस पॉलिसी के लिए अंतिम भुगतान हो गया। ठीक इसी तरह से यदि पॉलिसी धारक ने अपनी पॉलिसी को बीच में ही सरेंडर करा दिया है तो जो पॉलिसी सरेंडर हो गई वह उस पॉलिसी का अंतिम भुगतान हो गया। तो पॉलिसी नंबर जारी करने के बाद और पॉलिसी के अंतिम भुगतान के बीच में आप अपने ग्राहक को सपोर्ट करने के लिए जो सारे कार्य करेंगे वह सभी के सभी कार्य पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत आएंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि वास्तव में पॉलिसी सर्विसिंग की जरूरत क्या है? तो देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब आप किसी पॉलिसी को सेल कर देते हैं तो एक निश्चित समय पर ग्राहक को अपनी प्रीमियम जमा करनी होती है। खास तौर से पॉलिसी के शुरुआती दौर में ग्राहक को प्रीमियम जमा करने की जो तिथि होती है वह भूल जाती है। तो आपको अपने ग्राहक को यह बार बार याद दिलाना होता है कि उसकी अगली प्रीमियम इस तारीख को आने वाली है, वह अपने पॉलिसी की प्रीमियम समय से जमा कर दे। इसके बाद अगर ग्राहक जीवन बीमा पॉलिसी में प्रीमियम जमा करता है तो उसके द्वारा जमा की गई प्रीमियम के आधार पर उसको इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। तो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट की जरूरत हर साल ग्राहक को पड़ती है। तो यह जो कार्य है, यह कार्य मतलब यह जो सपोर्ट है आपको अपने ग्राहक को देना होता है। इसके बाद ग्राहक को पॉलिसी से लोन की आवश्यकता पड़ सकती है। हो सकता है ग्राहक को पॉलिसी के स्टेटस की जरूरत हो सकता है ग्राहक की पॉलिसी बीच में कभी लैप्स हो जाए तो पॉलिसी को रिवाइव कराना पड़ सकता है। तो यह जितने भी कार्य आप करेंगे यह पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, यदि आप पॉलिसी सर्विसिंग का कार्य बेहतर तरीके से करते हैं तो इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा यह होता है कि ग्राहक अपनी प्रीमियम समय से जमा करता है। और जब ग्राहक अपनी प्रीमियम समय से जमा करेगा
तो इसका सीधा सा असर आपके ऊपर यह पड़ेगा कि आपको उस पॉलिसी का जो कमीशन है वह भी समय से मिल जाएगा। आपको दूसरा फायदा यह होगा कि अगर ग्राहक अपनी प्रीमियम समय से जमा कर रहा है तो उसकी पॉलिसियां लैप्स नहीं होंगी, जिसके कारण आप आसानी से LIC जैसी संस्थान में क्लब मेंबर बन सकते हैं, जिसके कारण आपको एजेंसी में दूसरे तरह के लाभ होने लगते हैं। इसके बाद परोक्ष लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बेनिफिट होता है वह यह होता है कि जब आप अच्छे ढंग से पॉलिसी सर्विसिंग करते हैं तो इसकी वजह से आपका जो ग्राहक है वो आपसे संतुष्ट होता है। वह आपके विषय में दूसरे लोगों से बात करता है कि मेरा जो एजेंट है वह बढ़िया एजेंट है, समय से प्रीमियम लेता है, रसीद समय से पहुंचा देता है, हमको अगर दूसरी कोई आवश्यकता होती है तो मेरी दूसरी बीमा की ज़रूरतों को पूरा कर देता है, जिसके कारण कि आपका जो प्रचार प्रसार है वह आपका ग्राहक ही करता है और इसके कारण आपको नए ग्राहक बहुत ही आसानी से मिलते हैं और आप बहुत जल्दी बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि पॉलिसी सर्विसिंग के दौरान एक बीमा एजेंट को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रीमियम से संबंधित जानकारी देना और पॉलिसी धारक को प्रीमियम जमा करने की सहायता करना, यानी कि आप प्रीमियम की इंटीमेशन ग्राहक को देंगे और उससे पॉलिसी जमा करने मतलब पॉलिसी की प्रीमियम जमा करने में आप उसकी सहायता करेंगे। सहायता करने का मतलब ये है कि अगर उसको ज़रूरत पड़ती है कि भाई वो ऑनलाइन पेमेंट जमा करना चाहता है तो आप उसको ये बताएं कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे जमा हो सकता है। अगर वो आपको प्रीमियम देना चाहता है तो आप ग्राहक से प्रीमियम अमाउंट का चेक ले लें और चेक ले जाकर आप LIC में जमा कर दें। इसके बाद अगर ग्राहक की पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उसकी पॉलिसी को फिर से चालू कराने में ग्राहक की मदद करना। अगर ग्राहक को जरूरत समझ में आती है तो समय समय पर पॉलिसी का स्टेटस देना। इसके बाद अगर ग्राहक को जरूरत समझ में आती है और वह अपने पॉलिसी से लोन लेना चाहता है तो उसको लोन दिलाने में आप अपने ग्राहकों की मदद करें, यह अगला कार्य होता है। अगर आपके किसी ग्राहक ने अपने पॉलिसी से लोन लिया है तो उसके लोन को जमा कराने के लिए आप उसको रिमाइंडर दें, आप उसकी हेल्प करें, यह कार्य भी पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद प्रीमियम का स्टेटमेंट देना, जो कि मैंने आपको बताया कि साल में जब ग्राहक प्रीमियम जमा करता है तो उसको टैक्स में छूट मिलती है। तो जब आप प्रीमियम स्टेटमेंट आप अपने ग्राहक को देते हैं और वह प्रीमियम स्टेटमेंट आयकर विभाग में जमा करता है तो उसको टैक्स में छूट मिल जाती है। इसके बाद अगर आप ग्राहक को सहभागिता हित लाभ यानी सर्वाइवल बेनिफिट वाली अगर पॉलिसी आप ग्राहक को सेल करते हैं, जिसमें कि पॉलिसी में बीच बीच में पैसे रिटर्न होते हैं, तो उसका पैसा समय से उसके खाते में आ जाए, इसके लिए सहायता करना, यह भी अभिकर्ता के पॉलिसी सर्विसिंग के कार्य में आता है। अगर पॉलिसी की मैच्योरिटी होने वाली है तो मैच्योरिटी दिलाने में आपको ग्राहक को सपोर्ट करना होता है। अगर ग्राहक को भविष्य में कभी ऐसा समझ में आता है कि उसको अपने पॉलिसी में नॉमिनी बदलना है, कई बार देखिए ऐसा होता है कि ग्राहक ने अपने पॉलिसी में नॉमिनी बनाया लेकिन नॉमिनी की डेथ हो गई और अभिकर्ता भी ध्यान नहीं दे रहा है कि उसके पॉलिसी के नॉमिनी की डेथ हो गई है, तो आपको अपने ग्राहक को यह जागरूक करना होगा कि वह अपने पॉलिसी में नॉमिनी को चेंज कर ले। यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस चीज को मतलब यह जो कार्य है यह कार्य भी पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत आता है। अगर सपोज दैट आपका कोई ग्राहक है, उसके दस्तावेजों में कहीं कोई समस्या है, LIC के दस्तावेजों में अगर कोई समस्या है तो उसको सुधार कराना आपका कर्तव्य है। लेकिन यदि उसके दूसरे दस्तावेज जैसे उसका ID प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, इस तरह के दस्तावेजों में उसके नाम में, उसके पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपके नज़र में आती है तो आपको अपने ग्राहक को उसके लिए जागरूक करना होगा, मतलब जागरूक करना चाहिए कि वह अपना जो दस्तावेज है उसमें सुधार करा लें और यह भी पॉलिसी सर्विसिंग का ही हिस्सा आता है। अच्छा, जब पॉलिसी सर्विसिंग के ये सारे कार्य आप करते रहते हैं तो इसके साथ ही समय समय पर आपको अपने ग्राहक की आर्थिक स्थिति का आकलन करते रहना चाहिए। अच्छा, इसके बाद उसके परिवार की जो स्थिति है उसका भी आकलन करते रहना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उसको नई पॉलिसी बेचने के लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, मान लीजिए ग्राहक का जब आपने बीमा किया हुआ था उसकी सैलरी सपोज दैट की 30,000 रुपये थी, लेकिन 2 साल के बाद उसकी सैलरी बढ़ के 40,000 रुपये हो गई। तो आपको कोशिश यह करना चाहिए कि क्या ग्राहक 3,000 रुपये महीने की प्रीमियम और LIC में जमा करके कोई नई पॉलिसी कर सकता है। ठीक इसी तरह से जब आपने बीमा किया था उस समय आपके ग्राहक की नई नई शादी हुई थी,
लेकिन साल 2 साल बाद उसके घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा आ गया। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जो ग्राहक है उस बच्चे के भविष्य के लिए कुछ न कुछ बीमा पॉलिसी जरूर खरीद ले। तो ये जितने कार्य होते हैं यह पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद एक जीवन बीमा अभिकर्ता का अगला जो कार्य होता है वह बीमा के दस्तावेजों का या जो दूसरे दस्तावेज हैं उनका आदान प्रदान करना। देखिए, जब आप बीमा पॉलिसी सेल करने के लिए जाएंगे तो कई बार आपको ग्राहक के दूसरे दस्तावेज जैसे उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड या जो दूसरे दस्तावेज हैं, उसका स्कूल सर्टिफिकेट, ऐसे दस्तावेज लेने की जरूरत समझ में आएगी। कई बार ऐसा होगा कि उन दस्तावेजों को आपको बीमा ऑफिस तक ले जाना होगा। कई बार आप बीमा ऑफिस से कुछ दस्तावेज लेंगे और उस दस्तावेजों को आपको ग्राहक को पहुंचाना होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा देखा गया है कि जो अभिकर्ता इस कार्य में लापरवाही बरतता है उस अभिकर्ता का अपने ग्राहक से रिश्ते खराब होते हैं। कई बार यह अभिकर्ता सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से अपने क्षेत्र से हाथ धो बैठता है। आइए इस महत्वपूर्ण जानकारी को भी मैं संक्षेप में आपके साथ बता देता हूँ। देखिए, आपको करना यह चाहिए कि जब भी आप ग्राहक से कोई दस्तावेज ले रहे हैं तो परमानेंट आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। उस रजिस्टर में आप यह नोट करें कि आपने ग्राहक से कौन से दस्तावेज लिए हैं, किस डेट में लिए हैं और ग्राहक से सिग्नेचर कराइए। इसके बाद जब ग्राहक के कार्य को आप कंप्लीट कर लेते हैं और ग्राहक के उस दस्तावेज को आप वापस कर देते हैं, आपको तब भी चाहिए कि आप दस्तावेज बाद में दें, लेकिन ग्राहक का सिग्नेचर जो आपने रिसीविंग वाली बुक बनाई है उसमें जरूर कराएं। और यह जो कॉपी आप या यह जो रजिस्टर आप बना रहे हैं, इस रजिस्टर को कम से कम 15 से 20 साल तक जरूर सुरक्षित रखें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है, मेरे खुद के साथ भी ऐसा हो चुका है। बीमा कंपनी से अभिकर्ता ग्राहक का पॉलिसी बॉन्ड रिसीव करता है। अब आपने पॉलिसी बॉन्ड रिसीव किया तो आपने अपनी बीमा कंपनी में जाकर वहां पर सिग्नेचर किया होगा, लेकिन होता यह है कि आप जब आते हैं ग्राहक के पास जाते हैं, आप ग्राहक को पॉलिसी बॉन्ड दे देते हैं, लेकिन ग्राहक से कोई रिसीविंग नहीं लेते। अगर आप रिसीविंग लेते भी हैं तो उसको मेंटेन करके नहीं रखते, जिसके कारण भविष्य में कई बार ऐसा हुआ है कि ग्राहक इनकार कर देता है कि आपने उसको पॉलिसी बॉन्ड दिया हुआ है। आप लाख अपनी ओर से कहते हैं कि नहीं, मैंने आपको पॉलिसी बॉन्ड दे दिया है, लेकिन बावजूद इसके यह विवाद का कारण बन जाता है। तो दस्तावेजों के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी दस्तावेजों का आदान प्रदान करना हो तो उसका एक लिखित रिकॉर्ड बनाएं और सुरक्षित रिकॉर्ड बनाएं, ताकि अगर 5 साल 6 साल के बाद भी अगर ज़रूरत समझ में आती है तो आप अपना यह जो फाइल आप बनाए होंगे, इस फाइल से आप चेक करके आप ग्राहक को दिखा सकते हैं कि इस डेट को मैंने आपसे दस्तावेज लिया था और इस डेट को मैंने आपको यह दस्तावेज वापस किया है। आप ग्राहक को यह बता सकते हैं कि आपका जो दस्तावेज है LIC से मैंने इस डेट में लिया था और इस डेट को मैंने आपको दिया और यह आपने रिसीव किया हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप जीवन बीमा अभिकर्ता बनना चाहते हैं और यदि आप LIC में जीवन बीमा अभिकर्ता बनना चाहते हैं, यानी कि LIC में एजेंट बन के कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी यह है कि आपके क्षेत्र के ऐसे अधिकारी जिनको LIC में एजेंट बनाने का अधिकार होता है, उनकी जानकारी देने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप अपने क्षेत्र को चयन कीजिए और उसके बाद आप अपने क्षेत्र के अधिकारी के जो लिंक बना हुआ है आप उस पर क्लिक करके आप अपने अधिकारी से संपर्क करके अपने लिए नई एजेंसी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर क्लिक कर दें, और यदि आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आप हमसे कुछ जानना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि आप जीवन बीमा अभिकर्ता हैं या अभिकर्ता बनने की चाह रखते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हमारे इस चैनल पर जीवन बीमा से संबंधित तमाम छोटी बड़ी जानकारियां प्रस्तुत करते ही रहते हैं। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे न चाहते हुए भी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं।
लेकिन फिर भी अगर छोटी छोटी जानकारी को अगर मेंशन करना होगा तो यह स्वाभाविक सी बात है और आप भी यह समझ सकते हैं कि वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।